Hello everyone. I am back, Satvik from IIT Delhi 9 डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग फिजिक्स, कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोलिजन बेसिक्स। तो आज हम सीखेंगे कि जो कंडक्टिविटी है वो कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बाकी सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक्चुअली ये बहुत ही क्वांटम मैकेनिकल एक चीज़ है, लेकिन अपन एक बहुत ही ग्रॉस एनालिसिस से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको बहुत मज़ेदार लगे, इंटरेस्टिंग लगे। सो नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक है हमारा वो है जूल्स हीटिंग लॉ एंड सम बेसिक्स। मतलब कोलिजन बेसिक्स के बाद वही देखेंगे कि जूल्स हीटिंग लॉ और ये सब हम नेक्स्ट में कवर करेंगे, तो उसी के कुछ बेसिक्स हैं। सो सबसे पहले जैसे यहाँ पे करंट डिफाइंड है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये पहले लेक्चर में कवर्ड है। सो यहाँ पे मैंने दो केसेस लिए हैं वायर के। जैसे फर्स्ट केस ये वाला है जहाँ पे ई वेक्टर जीरो दे रखा है, और सेकंड केस ये वाला है जहाँ पे ई वेक्टर नॉन जीरो। सो फर्स्ट केस में मैं चाहूंगा कि आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन रहता है, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है उसकी थर्मल एनर्जी कुछ रहती है, क्योंकि उसको अपना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। इसके कारण उसके पास कुछ थर्मल एनर्जी होती है, इसलिए उसके पास कुछ वी थर्मल रहता है वेलोसिटी, एंड दैट इज क्वाइट हाई। तो वी थर्मल से ऐसे रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी तो प्रेजेंस नहीं है यहाँ पे, तो ऐसे ही रैंडम डायरेक्शन मूव कर रहा होता है। इसके कारण जो उसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाती है ना, वो जीरो निकल के आ जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं वेक्टर सम से भी कि अगर चारों दिशाओं में मूव कर रहा होगा तो जो वेक्टर सम होगा वो जीरो होगा ऑब्वियसली। अब जो सेकंड केस है उसके अंदर हमने एक नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लगाई। तो जैसे इलेक्ट्रॉन, इसका नेगेटिव चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसके ऊपर अगर फील्ड इधर की तरफ लगाए टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो हमारे पास फोर्स ऐसे लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, F इज इक्वल टू क्यू ई। सो उसके कारण क्या होगा, इसका जो मोशन है वो थोड़ा कम रैंडमाइज होगा। तो इसका मतलब हमको एक फाइनाइट एवरेज वेलोसिटी मिल सकती है इलेक्ट्रॉन की। अब ये अब नॉन जीरो होगी जब ई नॉन जीरो था। जब ई जीरो था तब तो बहुत ज्यादा रैंडम मोशन था, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई। लेकिन अब ई जीरो ही नहीं है, तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगता है, उसके कारण उसका जो एवरेज वेलोसिटी वो नॉन जीरो हो जाएगा। तो हमको एज एन इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कांस्टेंट वीडी से जाते हुए दिखेंगे। ये हमारा एक अजम्पशन है, मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ग्रॉस एनालिसिस है। एक्चुअली बहुत क्वांटम क्वांटम मैकेनिकली इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टूड किया जा सकता है, लेकिन उस लेवल पे अभी हम बात नहीं करेंगे। तो अभी जो है उसको ही समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एवरेज करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एक्चुअली जो ये वीडी की मैं बात कर रहा हूँ इसको हम ड्रिफ्ट ही कहते हैं, और एक्चुअली ये एवरेज वेलोसिटी होती है। तो इस पे कैसे डिपेंड करती है। यहाँ पे जैसे मैंने एक स्मॉल सा वॉल्यूम लिया है क्रॉस सेक्शनल ए का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ क्यू इज द चार्ज ऑफ ईच कैरियर एंड एन इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है ये हमको शो करता है नीटा। सो इस जो वॉल्यूम लिया है मैंने, इसके अंदर जो डेल्टा क्यू होगा वो कितना होगा, चार्ज इनटू वॉल्यूम। तो क्यू चार्ज और वॉल्यूम क्या था, नीटा ए डेल्टा एक्स। एक्चुअली वॉल्यूम जो है वो ए डेल्टा एक्स है, इसको हमने ये जो नीटा है इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पाने के लिए हमने ऐसा करा। और जो डेल्टा एक्स है, हम समझते हैं कि जो चार्ज, ये एक हमारा अजम्पशन है अभी के लिए कि जो चार्जेस हैं वो एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कॉमन एवरेज वेलोसिटी से। तो उसको मैं कह रहा हूँ कि वो जो डेल्टा एक्स होगा वो कुछ वी डी डेल्टा टी होगा, उसको जैसे मैंने स्टेट भी कर रखा है यहाँ पे। जो मेरे पास आई एवरेज आ गया वो क्या आया, डेल क्यू बाई डेल टी। एक्चुअली मैंने पहली वाली में डेल एक्स को पुट कर दिया, तो डेल क्यू बाई डेल टी से मेरे पास आ गया आई इज इक्वल टू नीटा क्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू एरिया। यहाँ से हम देख सकते हैं कि आई की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर, नीटा के ऊपर कैसी डिपेंडेंस है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप प्लीज एक बार ये वाला फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे मैंने डिस्कस कर रखा है कि जो वीडी है वो ड्रिफ्ट स्पीड है। एंड अगेन मैं रीड कर देता हूँ स्लाइड पे कि वीडी इज द एवरेज स्पीड ऑफ द चार्ज कैरियर्स इनसाइड अ कंडक्टर व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो बहुत ही रैंडम मोशन रहेगा, रैंडम मोशन रहेगा तो भैया वीडी तो जीरो हो गया। बस वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है, जैसे ही ऑन करा वैसे ही कुछ एक नॉन जीरो एवरेज वेलोसिटी हमको देखने को मिलती है वायर में। जैसे पिछली स्लाइड पे डिस्कस करा था कि जो आई एवरेज है वो नीटा क्यू ए वी डी के बराबर है।
सो यहाँ पे अगर मैं ये जो ए है एरिया वेक्टर ए डॉट वी डी होता है, तो एरिया वेक्टर को अगर नीचे भेजूंगा तो आई बाई ए को मैं करंट डेंसिटी जे कह सकता हूँ, तो जे जो हो गई मेरे पास एन क्यू वी डी वेक्टर हो गई। इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्यू को आप साइन के साथ डालें, क्यू को साइन के साथ डालना इंपॉर्टेंट है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे मैंने यहाँ पे एक और डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रखा है कि ये जैसे आप जो मोशन देख रहे हैं कितना रैंडम है, तो ये इसकी थर्मल वेलोसिटी है। इसको अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसके पास एक थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है, जो आपने पढ़ी भी होगी थर्मोडायनेमिक्स में 3/2 kT, अगर आपको याद आ रहा हो तो उसी ऑर्डर की कुछ kT निकल के आती है। तो एक्चुअली मैं आपको बता भी देता हूँ, तो ये जो वी थर्मल होती है कुछ 10⁶ मीटर पर सेकंड के आसपास की होती है, तो आप देख सकते हैं कितनी हाई है ये। तो ये जो वी थर्मल है इसके कारण भी अब इसका एवरेज लेते हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाइड है तो हमको एक बहुत स्मॉल सी ये एवरेज सी वेलोसिटी इधर जाते हुए दिखती है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन क्या होगा एफ ई बाई एम ई, और एफ ई को मैंने माइनस ई वेक्टर बाय एम ई लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे नेक्स्ट स्लाइड के लिए एक्चुअली मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आप प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा कि लेट जस्ट आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बी वी आई वेक्टर। मान लेते हैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है और जस्ट अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराया है और यहाँ से वी आई वेक्टर से निकला है। इलेक्ट्रॉन आ रहा था किसी स्पीड से, इससे टकराया दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन या फिर वहाँ पे जो एटम है उससे, और टकरा के ये वी आई वेक्टर से अब चलने लग गया है। सो और अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है और अब जस्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई करा, नाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर चलें तो जैसे अब मैं क्या लिख सकता हूँ, जो वी एफ वेक्टर होगा वो वी आई वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी वेक्टर होगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो वी आई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर बाई एम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास इंटू टी। अब मैंने दोनों साइड एवरेज का मैंने जो फंक्शन है वो लगाया, तो एवरेज अगर मैं लेता हूँ तो द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट बिफोर द नेक्स्ट कोलिजन, एक्चुअली जो वी एफ वेक्टर है जैसे यहाँ से ये टकरा के वी आई से चलना चालू हुआ था, तो अब नेक्स्ट कोलिजन से पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी उसको वी एफ वेक्टर डिनोट करता है। सो एवरेज लिया तो एवरेज ऑफ वी एफ वेक्टर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ वी आई वेक्टर माइनस ई वेक्टर बाई एम ई इंटू एवरेज ऑफ टी। सो एक्चुअली मैंने आपको बताया कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं हुआ था, जैसे ही वो कोलाइड करके निकला था उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करा गया था, तो उससे पहले जो ये वी आई वेक्टर है ये नियरली जीरो होगा एज डिस्कस बिफोर, क्योंकि रैंडम मोशन है तो ऑल साइड का वेक्टर हम कैंसिल। एंड ये मैंने यहाँ पे स्टेट भी कर रखा है एज बिफोर ई वॉज प्रेजेंट एंड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज रैंडम इन ऑल डायरेक्शन, दस एवरेज वी आई वॉज जीरो। और ये जो वी एफ वेक्टर है ये हमारा वी एफ वेक्टर का जो एवरेज है वही हमारा वी डी वेक्टर है। ये जो एवरेज ऑफ टी है आपने जरूर पढ़ा होगा मीन टाइम, या फिर टी इज द एवरेज कैरेक्टरिस्टिक टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। अगर आपने जैसे लोअर लेवल पे पढ़ा हो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तो आपको वहाँ पे कोलिजन थ्योरी पढ़ाई होगी, तो उसके अंदर आपको बताया होगा कि दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है तो वो जो टाइम है वो हम टाओ से डिनोट करते हैं, तो उसी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आई कि वी डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर बाई एम ई इंटू टाओ। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे डिस्कस है टाओ के बारे में, तो टाओ जो है वो हो गया लैम्डा बाई वी थर्मल। सो लैम्डा इज द मीन फ्री पाथ लेंथ जो हम लिखते थे यहाँ पे, एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीन फ्री पाथ लेंथ। सो थर्मल एनर्जी रेफर्स, अब जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा कि भाई थर्मल एनर्जी क्यों, सो थर्मल एनर्जी रेफर्स टू द एनर्जी कंटेन्ड विद इन अ सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स टेम्परेचर। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास क्यों है थर्मल एनर्जी, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको एक थर्मल एनर्जी की नीड होती है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है वो 3/2 kT वाला पॉइंट। और आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा भी होगा, जो वी थर्मल होती है ये कुछ रूट टी के प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे यहाँ पे कुछ फैक्टर भी हो सकता है, कुछ कांस्टेंट फैक्टर, उनके बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये एक बहुत ग्रॉस एनालिसिस है। तो हमको एक्चुअली क्या है यहाँ पे बस देखना है कि मतलब प्रोपोर्शनैलिटी क्या रहती है, मतलब हमको जो साइंटिस्ट को मतलब है वो प्रोपोर्शनैलिटी से है, वो प्रोपोर्शनैलिटी एक्चुअली सही निकल के आती है। सो इसलिए हम इस चीज को स्टडी करना चाह रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने जे वेक्टर माइनस एन ई वी डी वेक्टर, मैंने कहा था कि जो क्यू है उसको चार्ज के साथ डालना, सॉरी उसको साइन के साथ डालना, तो जैसे ही साइन के साथ डाला है तो वो माइनस इसी के कारण आ रहा है। सो माइनस ई और वी डी वेक्टर को मैंने पुट करा, तो मेरे पास जो जे वेक्टर है वो कुछ इस फॉर्म का निकल के आया। एंड नाउ बाय ओमिक मटेरियल्स जे इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। तो ये जो सिग्मा हो गया ये मेरे पास क्या निकल के आया, सिग्मा इज इक्वल टू एनी स्क्वायर लैम्डा बाय एम ई वी थर्मल। सबसे इंपॉर्टेंटली दिस इज नॉट एक्यूरेट,
देखो मैंने आपको अच्छे से बताया कि क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना है। अब परेशान भी हो गए होंगे आप कि भाई कितनी बार बताओगे, फिर भी बता रहा हूँ कि क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना है। तो ऐसे हम ग्रॉस एनालिसिस करके इसको नहीं देख सकते। बहुत हम तो मतलब रूडिमेंट्री तरीके से इसको जांच रहे हैं, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी से मतलब है। जैसे आपसे देख पा रहे हैं कि जो सिग्मा है वो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। सिग्मा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√T होता है। कैसे? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VTH है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी घटने के आपके पास चांसेस हैं। सो वही यहाँ पे पॉइंट मेंशन भी है कि बट दिस प्रोवाइड अ बेसिक आइडिया अबाउट कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द मूविंग चार्जेस एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब वही है कि जो चार्जेस हैं उनकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है सिग्मा कैसे वो बता रहा है, और टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, उसकी प्रोपोर्शनैलिटी हमको इस एनालिसिस से मिलती है। तो आज के वीडियो के लिए यही टॉपिक था। होपफुली आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, थोड़ा इंसाइट भी मिला होगा कि वाई सिग्मा। और हम रेजिस्टेंस की क्यों बात करते हैं? तो रेजिस्टेंस की क्यों बात करते हैं? कोलिजन्स के कारण। अब जैसे हमने सिग्मा इन्फिनिटी लिया था कंडक्टर्स के केस के अंदर, तो मतलब हम वहाँ पे मान ही नहीं रहे हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है। बढ़िया सा स्मूथ सा फ्लो चल रहा है विदाउट एनी हीट लॉस और समथिंग ड्यू टू कोलिजन्स। सो वही है कि यहाँ से हमको थोड़ा और इंसाइट मिला सब्जेक्ट के अंदर और इक्वेशन के अंदर बेसिकली, कि हमको थोड़ा और इंट्यूटिव फील आया। तो दैट्स इम्पॉर्टेंट। सो स्कैन दिस QR कोड टू नो मोर अबाउट अस द 9 पॉइंटर कम्युनिटी। Please share and like the video, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram and Telegram. Hopefully see you next time. Thanks for watching. Thanks a lot.